ज्ञान वैविध्य चैनल में विज्ञान कक्ष के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारा जो चैप्टर है 8वां चैप्टर चल रहा है कार्बन और उसके यौगिक। आज उस कार्बन और उसके यौगिक में हम लेंगे कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप से अभिप्राय क्या है? कार्बन से बनने वाले यानी शुद्ध कार्बन, उसमें कोई मिलावट नहीं है, सिर्फ कार्बन से ही बनने वाले विभिन्न प्रकार के यौगिक जिनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनका वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण से अभिप्राय है कि कार्बन के अपर रूप है, इसमें कार्बन के अपर रूप में ही हम इसका वर्गीकरण लेते हैं। वर्गीकरण कार्बन का अपर रूप है यानी कार्बन क्या है? शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसके वर्गीकरण में हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो इसका है क्रिस्टलीय रूप और दूसरा है इसका अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय, ठीक है। क्रिस्टलीय के अंदर जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरिन है। और अक्रिस्टलीय के अंदर जैसे काक है, कोल है, लिक्विड पदार्थ है, पेट्रोलियम गैस से हैं जिनको कार्बन गैस कहा जाता है, ठीक है। इनके अलावा कास्ट, चारकोल है, जंतु चारकोल है। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है। आज हम इन क्रिस्टलीय जो इसका अपर रूप है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जाने कि अपर रूप का मतलब क्या होता है। अपर रूप से मतलब ये होता है, इनसे स्पष्ट रूप से आप समझ जाओगे कि बने हुए तो ये कार्बन से हैं, लेकिन यदि इनके हम भौतिक और रासायनिक गुणों को देखें तो उनमें अंतर पाया जाएगा। यौगिक तो वही है जो कार्बन से बनाने वाले हैं, ये भी कार्बन से बने हुए हैं, ये भी कार्बन से बने हुए हैं। जैसे इसमें एक और भूल गई, काजल, जो सब भी जानते होंगे, ये भी इसी का ही, कार्बन का ही अपर रूप होता है। तो ये कार्बन से बने हुए हैं, लेकिन जैसे काजल को लें और कास्ट चारकोल को लें या पेट्रोलियम गैस जैसे सीएनजी है या एलपीजी है उनको लें तो उनमें काफी अंतर मिलेगा। काजल को हम आंखों में डाल रहे हैं, जबकि पेट्रोलियम गैस और हैं उनसे या तो व्हीकल जलाए जाएंगे या फिर अपने घर में घरेलू जो सिलेंडर होता है उसमें भरी हुई एलपीजी, उसको हम ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। कहने का मतलब कि ये अवयव बने हुए तो कार्बन से, लेकिन इनके गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सिर्फ हमारा फोकस इधर इन तीन की तरफ रहेगा। पेट्रोलियम गैस भी लेंगे लेकिन उनका थोड़ा कम रहेगा, इधर ये क्रिस्टलीय अवस्था है उसकी तरफ ज्यादा रहेगा। सबसे पहले हम लेते हैं हीरा। हीरा सब भी जानते हो, डायमंड जिसको बोलते हैं। कहाँ पर प्राप्त होता है? ये होता है कोयले की खान में। कोयला जो होता है वो भी क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन का ही अपर रूप है। उसमें अधिक दाब और ताप लगने से क्या होता है? ये बिल्कुल हीरे की जो संरचना है या हीरे रूपी जो पदार्थ है उसकी प्राप्ति होती है। जैसे हीरा है, कोयले को हम देखें तो काले रंग का होता है। ठोस ये है, हीरा भी ठोस है, लेकिन हीरे की और कोयले में अंतर क्या है? हीरा जो है वो पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब आर पार हम देख सकते हैं, जबकि कोयले में ऐसा नहीं होता। कोयले की खान में ही, कोयले के साथ में ये प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये पारदर्शी क्यों है? क्योंकि उसमें अत्यधिक ताप और दाब लगने से ये क्या होता है? पारदर्शी हो जाता है। दूसरा, इसकी संरचना को हम देखें तो इसकी संरचना कैसी होती है? हम एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं इसकी संरचना को। एक कार्बन है, वो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ चतुष्फलकीय संरचना को निर्मित करता है। और वो
फलकीय संरचना कैसी होती है, त्रिविमीय प्रकार की होती है। जैसे हम एक डायग्राम जो बड़ा बनाने से तो क्या होगा, काफी टाइम लगेगा, लेकिन हम छोटा सा इसको बनाते हैं। जैसे ये कार्बन है, यहां से ये कार्बन है, और यहां पर ये भी क्या है, कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। कहने का मतलब ये एक कार्बन है, इससे 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। अब इस कार्बन से भी क्या होगा, 4 कार्बन जुड़े हुए रहेंगे। कैसे, ये कार्बन ले रहे हैं हम, इस कार्बन के साथ में आप देखिएगा, इसको ऐसे बनाया, फिर इसमें बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर को हमने बनाया, फिर थोड़ा सा इसको ऐसे किया, यानी यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। ऐसे इसके साथ में हम बनाए तो ये इधर ऐसे स्ट्रक्चर बन गई, और इसके साथ में इधर हमने एक ये इस प्रकार से फलक बना दिया, और इधर बन गया और थोड़ा सा इधर बना दिया। इस प्रकार से ये फलक बन गया, यानी ये एक कार्बन है और 1 2 3 4 कार्बन लगे हुए। इसके साथ में भी एक ये कार्बन है, इसके साथ में 1 2 3 4 कार्बन लगे हुए हैं। अब इसका देखें तो इसमें भी क्या है, एक कार्बन ये रहा, 2 3 और ये चौथा कार्बन है। इसके अंदर इस कार्बन के साथ में अगर हम देखें तो किस प्रकार से बनाएंगे, ये हमारा एक सीधा कार्बन हो गया, फिर इसको हमने इधर कार्बन बना दिया और इधर मैंने इससे जोड़ दिया और इसको एक नीचे दिखा दिया। इस प्रकार से ये क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर जमी हुई सी ये परत होती है। एक दूसरे के ऊपर जमी हुई नहीं कह सकते, लेकिन एक कार्बन इस प्रकार से त्रिविमीय संरचना से 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। इसको त्रिविमीय चतुष्फलकीय संरचना कहा जाता है। ठीक है, इस संरचना के कारण ही हीरा क्या होता है, कठोर होता है। ये इसकी हमने संरचना देखी। अब इसके अंदर हम देखते हैं इसके गुण। जैसे अभी मैंने कहा कठोर होता है, कठोर का कारण क्या है, चतुष्फलकीय संरचना है। चतुष्फलकीय संरचना के कारण, यानी त्रिविमीय चतुष्फलकीय संरचना के कारण ये हीरा क्या होता है, कठोर होता है। दूसरा, ये विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फ्री का मतलब कि एक कार्बन के पास में 4 वैलेंसी होती है और ये क्या कर रहा है, 4 कार्बन से जुड़ रहा है, एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास में स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ये क्या है, विद्युत का कुचालक है। ये जो हीरा होता है कार्बन से बना हुआ है, कोयले की खान से प्राप्त है, और इसको हमने क्या कहा, अपारदर्शी, अपारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है। अगली इसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि इसको हम संश्लेषित भी कर सकते हैं। संश्लेषित करने का मतलब कि इसको यदि हम उच्च ताप व दाब पर कार्बन को उच्च ताप और दाब की प्रक्रिया से गुजार करके इससे क्या किया जा सकता है, हीरे का संश्लेषण हो सकता है, यानी हीरे को बनाया जा सकता है। ये इसके कुछ सामान्य प्रॉपर्टी है। संरचना हो गई, कठोरता आ गई, विद्युत का कुचालक आ गया, पारदर्शी होता है, यहाँ पर पारदर्शी है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उच्च ताप और दाब पर इसको प्राप्त किया जा सकता है। इसका जो गलनांक होता है वो भी काफी अधिक होता है, गलनांक लगभग 3800 कुछ होता है, इसका दिया हुआ है 3843 केल्विन होता है, ये इसका गलनांक होता है। गलनांक का मतलब जब इसको, ये ठोस अवस्था में है, जब इसको तरल रूप में बदला जाएगा तब क्या देना पड़ेगा, इतना केल्विन तापमान देना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा, ये हीरा पिघल पाएगा। छठी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन से बना हुआ जो बंध होता है उसकी जो दूरी होती है वो 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग, या आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। बहुत ही कम दूरी पर ये स्थित रहते हैं।
ये बंद है, यानी एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक, यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो क्या है, 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग की होती है। ठीक है, अब इसका उपयोग हम देखें, इसका उपयोग क्या है। ये देखिए ज्वेलरी बनती है, यानी गहनों में काम में लिया जाता है। दूसरा, ये जो हीरा होता है, हीरे को जो कांच शीशा होता है उसको काटने के काम में भी लिया जाता है, शीशे को काटने के लिए। ठीक है, ऐसे ही जो चट्टानें होती है काफी कठोर होती है, उन चट्टानों को तोड़ने के लिए जो मशीनें होती है उन मशीनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी मशीनों में इसका प्रयोग होता है जिससे कि चट्टानों को आसानी से काटा जा सकता है। इस प्रकार से इसके उपयोग हम देख सकते हैं। आगे हम लेते हैं इसका दूसरा रूप। दूसरा जो रूप है वो है इसका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सभी जानते हो इसको। पेंसिल के अंदर जो काला सा भाग होता है जिससे ड्राइंग करते हैं हम लोग, वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। कार्बन का ही अपर रूप है, और ये जो ग्रेफाइट होता है इसकी जो संरचना होती है उस हीरे से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और फिर ये और इस प्रकार से षटभुजीय संरचना हमने बना ली। दूसरा, यहां से हम इसको यहां से लेते हैं, इस प्रकार से इसकी संरचना बनी हुई रहती है। ये डॉट डॉट से दिखाए हुए ये कार्बन है, यानी एक तो ये होती है, परतों के रूप में ये व्यवस्थित रहते हैं। बिल्कुल इसके बराबर में और हम बनाते हैं। एक कार्बन जैसे उसमें 4 कार्बन से जुड़ा हुआ था, यहां पर क्या है, ये 4 से नहीं जुड़ करके 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। 3 कार्बन से जुड़ी हुई संरचना होती है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये परतों के रूप में उपस्थित होता है। एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से, यानी कार्बन के पास में वैलेंसी कितनी होती है, 4, और 3 तो कार्बन से जुड़ गई, लेकिन एक क्या है, फ्री है। इसलिए ये क्या करता है, एक द्विबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन ये द्विबंध, ये जो संरचना होती है, इसकी विशेष जो संरचना हम देखते हैं वो इस प्रकार से हमें नजर आती है। दूसरे इसकी विशेषता परतों में होता है। तीसरी इसकी विशेषता ये होती है कि जब हमने यहाँ पर देखा कि कार्बन एक इलेक्ट्रॉन को क्या रखता है, स्वतंत्र है, यानी किसी से वो जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह है किया जा सकता है, अर्थात ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी को क्रम से ही देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी संरचना को देखते हैं। संरचना कैसी है इसकी, जैसे उसमें लिया था चतुष्फल के रूप में होती है, लेकिन इसकी क्या होती है, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार से षटभुजीय संरचना बनाता है। ये कार्बन है, 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन है, तो ये 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ये कार्बन है तो ये भी क्या होगा, 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। प्रत्येक एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ षटकोणीय संरचना को बनाता है। ठीक है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी या गुण देखें तो कार्बन, जैसे उसमें हमने लिया था कार्बन कार्बन के जो बंध बन रहे हैं, यानी ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये जो दूरी होती है इसका मान 1.41 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। किसका मान है, कार्बन कार्बन के बीच में बंध दूरी।
ठीक है। तीसरा परत के रूप में है। ये परतें जब एक दूसरे के ऊपर है तो यहाँ पर इनके बीच में एक परत से दूसरे परत के बीच में दुर्बल बंध होता है। दुर्बल बंध होता है। ये क्या होता है, दुर्बल होने से आसानी से ये वो आगे पीछे ऐसे एक दूसरे के ऊपर परत फिसलती रहती है, यानी फिसलन पाई जाती है। और उसका कारण क्या है, ये दुर्बल बंध है। किसका, एक परत का दूसरी परत के साथ में बंध। ठीक है। चौथी इसकी प्रॉपर्टी हमने देखा कि इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या है, विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। पांचवी इसकी प्रॉपर्टी देखिए कि ये जो अवयव होता है परतों के रूप में एक दूसरे के ऊपर फिसल रही है, उस स्थिति में क्या है, इसके अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है जिसको इसको स्नेहक कहा जाता है, यानी शुष्क स्नेहक के रूप में इसको प्रयोग में लिया जाता है, यानी शुष्क स्नेहक कारक के रूप में इसको प्रयोग में लिया जाएगा। ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी हुई या गुणधर्म हुए। अब हम देखते हैं कि ये जो ग्रेफाइट है इसका उपयोग क्या होता है, यूज देखते हैं। यूज में जैसे अभी बताया पेंसिल के अंदर इसको उपयोग में लिया जाता है। दूसरा एक और इसमें देखिएगा कि ये जो ग्रेफाइट होता है उसमें हमने लिया था कठोर होता है हीरे में, लेकिन ये ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, मुलायम होता है और चमकीला होता है। दूसरा काले रंग का चमकीला मुलायम संरचना लिए हुए रहता है, तो पेंसिल को बनाने के काम में लिया जाता है। दूसरा अभी मैंने बताया ये विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक। ठीक है, ये सुचालक दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रोड बनाने के काम में भी लिया जाता है। इलेक्ट्रोड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अभी एक प्रॉपर्टी ली कि ये फिसलन होती है, फिसलन के कारण क्या होता है, इसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से इसके प्रॉपर्टी के आधार पर ही इसके गुण धर्मों को निर्धारित किया जाता है। तीसरा इसका रूप होता है जो अभी हमने देखा था, फुलरिन। ये तो दोनों क्या थे, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले थे, लेकिन ये फुलरिन जो होता है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता। इसको संश्लेषित किया जाता है, यानी लेबोरेटरी में बनाया जाता है। इसको सबसे पहले जिसने बनाया था वो एक अमेरिका का वास्तुकार था जिसका नाम बकमिंस्टर फुलर था, और इसके आधार पर ही इसका नाम रख दिया गया, कार्बन के अपरूप का फुलरिन। इसकी जो संरचना होती है वो फुटबॉल की तरह होती है और कुछ इस प्रकार की संरचना इसमें देखने को मिलती है। पंचभुज के रूप में, और फिर इससे ऐसे षटभुजीय संरचना निकली रहती है। ठीक है, ये पंचभुजीय हो गई और इस प्रकार से इसमें ये यहीं से बनाते हैं, ये होगी, इससे ये षटभुजीय संरचना, इस प्रकार से इसमें षटभुजीय संरचना के रूप में ये संरचना मौजूद होती है। यानी एक पंचभुजीय है और उससे इस प्रकार से षटकोणीय संरचना जुड़ी रहती है। ठीक है, अब जैसे इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दिया तो इससे फिर यहाँ पर षटकोणीय संरचना आप बना लेना, आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार से षटकोणीय संरचना के रूप में मौजूद रहता है। यानी एक पंचभुज हो गया और बाकी इसके साथ में षटकोणीय यानी षट बेंजीन रिंग जैसी संरचना मौजूद रहती है। ठीक है, ये जो है ये 60 से 80 कार्बन श्रृंखला वाला अवयव होता है, यानी इतने कार्बन मिलकर के, फुलरिन की बात करेंगे तो लगभग 60 कार्बन मिलकर के इस एक अपरूप को दर्शाते हैं। तो ये बकमिंस्टर फुलर के नाम से फुलरिन इसको नाम दिया गया है।
दूसरा, ये जो 60 संरचना है जिसके अंदर इस प्रकार से पंचभुज और षटभुज बनते हैं, इनके टोटल इसके अंदर 32 फलक होते हैं, 32 फलक होते हैं। इस प्रकार से ये 32 फलक पाए जाते हैं एक ही संरचना के अंदर। तो पंचभुज की संख्या तो 12 होती है और षटभुज की संख्या 20 होती है। इस प्रकार की ये संरचना लिए हुए ये अवयव मौजूद होता है। ये जो फुलरेन होता है, इस फुलरेन का उपयोग भी जैसे प्रयोगशाला में किया जाता है। इसके ये विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसके पास में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ठीक है, इसलिए ये क्या है? विद्युत का कुचालक है। इसको ये अति चालकता प्रदर्शित करता है कब? जब इसको अधिक तापमान दिया जाता है। अधिक ताप देने पर यह अति चालक के रूप में काम में करता है। इसलिए इसका उपयोग कहीं कहीं पर इसको तकनीकी रूप से कार्बन यौगिक के रूप में इसको प्रयोग में लिया जाता है, यानी टेक्नोलॉजी में इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये अपर रूप के अंदर ही हम देखते हैं कि कुछ कार्बनिक यौगिक है जिनको हम दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी कार्बनिक यौगिक है। जैसे सबसे पहले हम ले फ्लोरो कार्बन, फ्लोरो कार्बन से बने हुए यौगिक जिनको हम दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसको क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन में कौन से होंगे? एल्केन श्रेणी। इनकी आपस में क्रिया से प्राप्त किया जाता है। अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसमें कार्बन होता है, क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है। कार्बन एल्केन श्रेणी वाला रहता है, एल्केन श्रृंखला वाला। अब इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाने के लिए लेबोरेटरी में CCl4 की क्रिया, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये हमने पिछले भाग में देखा था। तो टेट्रा, इसकी क्रिया HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाई जाए। और एक ये होता है एंटीमोनी पेंटाक्लोराइड बोलते हैं। इसकी उपस्थिति में, यानी ये उत्प्रेरक है, इसकी उपस्थिति में जब इनकी क्रिया करवाई जाती है तो CFCl3 की प्राप्ति होती है। साथ में क्या बनता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? टेट्राक्लोराइड फ्लोरीन कार्बन, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं फ्लोरो कार्बन। इनका नामकरण और देखेंगे, अलग अलग प्रकार से किया जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्रियोन। फ्रियोन ये होता है 11, फ्रियोन 11, यानी इसको 11 क्यों कहा जाता है ये इसको हम अभी देखेंगे। ट्राईक्लोरो 3 है, तो ट्राईक्लोरो, इसका दूसरा नाम क्या है? ट्राईक्लोरो, फिर फ्लोरो और फिर लास्ट में क्या आता है? एल्केन समूह। तो इसको हम मेथिल या मेथेन कहेंगे, ठीक है। ये इसका नाम हुआ, सॉरी मेथेन है,
एल्केन वाले हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मेथेन। ये अवयव प्राप्त होता है। अब इसका हम कुछ क्लासिफिकेशन लेके ये अलग अलग अवयव होते हैं। Cl3 भी होता है, CF2, Cl2 भी होता है। इस प्रकार से अब हम इनका देखते हैं कि ये कैसे प्राप्त होते हैं या इनका नामकरण कैसे होता है। सपोज कीजिए CC, इनके लिए हम XYZ मानते हैं कि ये फ्रियोन है। फ्रियोन में XYZ 3 अवयव है। X का मतलब होता है हाइड्रोजन की संख्या, सॉरी कार्बन की संख्या। सबसे पहले कार्बन ही होता है, कार्बन की संख्या। जब हम इस सूत्र में यानी इसका नामकरण करेंगे तब क्या लेंगे, कार्बन की संख्या है उससे एक कार्बन हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यानी कार्बन की जितनी संख्या होगी उस संख्या में हम क्या करेंगे, एक कार्बन को कम कर देंगे। Y का मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन है उसकी संख्या, उसको हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन की जितनी संख्या होगी उसमें एक संख्या को बढ़ा देंगे। Z का मतलब होता है फ्लोरीन की संख्या, यानी फ्लोरीन की जो वास्तविक संख्या होगी उसी को हम दर्शाएंगे। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं। जैसे हमारे पास में पहला अवयव है CFCl3। इसके अंदर हमने X, Y और Z लगा दिया और यहाँ पर इसको हम नाम दे देंगे, यानी इसका नामकरण कर देंगे। जैसे फ्रियोन लगाना है, फ्रियोन के आगे हम संख्या दर्शाएंगे। ये अवयव है। हमने सूत्र में क्या लिया, X का मतलब कार्बन की संख्या, एक्चुअल संख्या है उससे हम क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। यहाँ पर एक कार्बन है और एक में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, 0 लिख दिया। फिर हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन की संख्या। Y का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर है नहीं, यानी 0 है और 0 में हमने एक जोड़ दिया तो क्या बन गया, 1 बन गया। Z का मतलब क्या है, फ्लोरीन की संख्या। ठीक है, फ्लोरीन यहाँ पर कितना है, 1 है। ठीक है, फ्लोरीन की एक्चुअल संख्या 1 है, तो ये क्या बन गया, फ्रियोन 11। ठीक है, अब दूसरा अवयव हम ले, इसे सूत्र को ध्यान में रखते हुए, CF2Cl2। ठीक है, अब इसके अंदर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 0 है। सॉरी, कार्बन की संख्या क्या होगी, 0 है। हाइड्रोजन क्या है, 0 है, यानी +1 कर देंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया। फ्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रियोन 12। यानी 0 को लिखेंगे नहीं, 1 1 12। तीसरा अवयव हम लेते हैं, ये लेते हैं, इसकी संख्या यहाँ पर 2 है, C2FCl2। सॉरी, ये लेंगे। ये ऐसी स्थिति में देखिए, X का मतलब क्या है, कार्बन की संख्या, उसमें से एक हमें क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2, 2 - 1 का मतलब क्या हो गया, 1। H का मतलब सॉरी Y का मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसमें कुछ है नहीं तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। फ्लोरीन का मान कितना है, 2 है, तो इसका मान क्या आ गया, फ्रियोन 1 1 2, 1 1 2, यानी इसका नाम क्या हो गया, 112, यानी फ्रियोन 112। अब चौथा इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, C2F3 और Cl3। इसके अंदर वही बात, सबसे पहले हम क्या लेंगे, कार्बन की संख्या, जो एक्चुअल संख्या उससे 1 कम, यानी X का मान क्या आ गया, 1। ठीक है, Y में हाइड्रोजन यहाँ है ही नहीं तो एक्चुअल संख्या से +1 लिखना है, 0 है, 0 में 1 जोड़ दिया। अब फ्लोरीन की संख्या है, फ्लोरीन की संख्या क्या है, 3 है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो इसका नाम क्या हो गया, फ्रियोन 113।
इस प्रकार से हम इनका नामकरण किसका, CFC का कर सकते हैं। दूसरा इसका यौगिक है जो हम दैनिक जीवन में ले रहे हैं, व्यवहार में हम काम में ले रहे हैं, उसका दूसरा जो यौगिक होता है वो होता है अपना लेने के लिए CNG। ठीक है, CNG। इस CNG का पूरा नाम क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस है। इसको पेट्रोलियम गैस कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कैसे करते हैं इसका उपयोग, सबसे पहले हम देखते हैं इसको प्राप्त कैसे करते हैं। पेट्रोलियम गैस है नेचुरल, जहां से पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होंगे वहीं से इसको प्राप्त किया जाएगा। ये जब हम पृथ्वी तल की ओर जाते हैं और पेट्रोलियम पदार्थों का खनन करते हैं, उस समय परत के रूप में जो परतें होती है उनके ऊपर ये गैसीय पदार्थ प्राप्त होता है। उसको वहां से हटा लिया जाता है। हटा करके चूंकि ये गैसीय अवस्था में है, जब पेट्रोलियम पदार्थों को वाष्पित किया जाता है या उनका आसवन किया जाता है तो उस समय इस गैस को प्राप्त किया जाता है। ये गैसीय रूप है, बार बार कह रही हूँ गैसीय रूप है, तो इसको उच्च ताप दे करके संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड किया जाता है। ताप क्या देना होगा, उच्च। और ऐसी स्थिति में जो गैस प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, प्रकृति से प्राप्त है। ये जो गैस होती है ये जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि वायुमंडल में जाती है, हानिकारक गैसें हैं, इनकी मात्रा क्या होती है, जलाने पर कम प्राप्त होती है। तो ऐसे स्थिति में ये वायुमंडल के लिए भी घातक नहीं है, यानी अपने पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक नहीं होते। इसका उपयोग ईंधनों में, जैसे आप लोगों ने सुना होगा गाड़ी CNG का सिलेंडर लगा रहता है, उसमें पेट्रोलियम पदार्थ ये CNG भरी जाती है। दूसरा, अगर हम घर के अंदर यूज में लेते हैं उसको हम देखें, जिसको क्या कहते हैं, LPG। LPG का मतलब क्या होता है, लिक्विड प्राकृतिक गैस, यानी तरल प्राकृतिक गैस, जिसको LPG के नाम से जाना जाता है। सिलेंडरों के अंदर होती है जिससे हम भोजन प्राप्त करते हैं। इनका ईंधन के रूप में जो गैसीय अवयव होता है वो क्या होता है, चाहे ये लो CNG लो या LPG लो, वो गैस क्या होती है, इनका मुख्य अवयव मेथेन होता है। इस गैस को और इस गैस को देखें तो दोनों में काफी अंतर है। इसको हमने उच्च ताप से प्राप्त किया था और इसको क्या किया जाता है, उच्च दाब लगा करके प्राप्त किया जाता है। ताप से तो क्या होगा, वाष्पीय रूप प्राप्त होगी, और दाब लगेगा तो क्या होगा, वो लिक्विड में आ जाती है, यानी तरल अवस्था में आती है। ठीक है। दूसरी, इन दोनों में जो कंपेयर करें तो ये कम हानिकारक थी, ये इससे अधिक हानिकारक होती है। तीसरी बात करें, CNG जो होती है वो हल्की होती है, हल्की गैस होती है, जबकि ये क्या होती है, भारी होती है। इसका उदाहरण के द्वारा देखें, CNG का सिलेंडर खाली कोई रिसाव कर रहा है, खुला रह गया है, तो वो हल्की गैस होने के कारण क्या होगा, वायुमंडल में तुरंत चली जाएगी। लेकिन LPG क्या होती है, भारी होती है। यदि इसका सिलेंडर खुला रह जाए, रिसाव हो, और वहां पर कोई तीली बाई चांस लाइटर या तीली से वो क्या करता है, नीचे रहने के कारण आग पकड़ लेता है, तो इससे तो दुर्घटना की संभावना रह सकती है, लेकिन इसकी बजाय इसमें क्या होता है, दुर्घटना कम होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो पदार्थ है, जो कार्बनिक यौगिक है, इनको हम ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। और कौन सा बेनिफिशियल है वो इनसे आप लोगों को पता भी चल गया होगा। अब आगे जो है, जिनको हम दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं, उनमें हमारा है, दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है कि कुछ एक लक होते हैं जो कि कम अणुभार वाले होते हैं, उनको जोड़ करके
यानी उनको जोड़ा जाएगा, उनमें ऐसी क्रिया करवाई जाएगी जिससे कि एकलक से बहुलक की प्राप्ति हो सके, और वो क्रिया क्या कहलाएगी? बहुलीकरण कहलाएगी। ये तो कम अणुभार के होते हैं, ये क्या होते हैं? अधिक अणुभार वाले होते हैं। ठीक है, पहली स्थिति। दूसरी, इसका हमने कहा कि ये एकलक है और ये है बहुलक है। ये तो क्या है? छोटे छोटे अणु है, और वो क्या है? इन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बड़ा अणु बन जाता है, उसको हम बहुलक कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे? जब इनमें आपस में जुड़ने की क्रिया हो रही है, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? बहुलीकरण। बहुलीकरण, जिसे एकलक जुड़ करके बहुलक का निर्माण करते हैं। इसी में फटाफट ये बता देती हूं मैं, छोटी चीजें हैं, ज्यादा भारी नहीं है। बहुलक का यदि हम वर्गीकरण करें, या बहुलक है उनको प्राप्त करने की स्थिति देखें, तो कुछ तो होता है प्राकृतिक बहुलक, और कुछ होते हैं जिनको हम लेबोरेटरी में प्राप्त करते हैं, संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक के अंदर हम देखें कि विभिन्न प्रकार के अवयव जो प्रकृति से ही हमें मिलते हैं, जैसे सेल्यूलोज, जिसे कागज बनाया जाता है, सेल्यूलोज है, रेजिन है, गोंद जैसा पदार्थ, रबड़ है जिसको लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है, यानी पेड़ जो होता है रबड़ का, उसमें दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उसको ठोसीय रूप में, वो ठोसीय रूप में होता है, और ठोसीय रूप में उसको बनाया जाता है, और उसके बाद में उससे रबड़ की प्राप्ति की जाती है। एक तो रबड़ होता है प्राकृतिक और एक होता है संश्लेषित। सबसे पहले हम इधर की तरफ ही देखते हैं कि ये जो रबड़ है इसको प्राप्त करने का अभी हम देखेंगे संश्लेषित बहुलक में, और देख लेते हैं जिनको हमें देखने वाले हैं। ये तीन है, तीन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक तो रेसे, दूसरा है प्लास्टिक, और तीसरा है हमारा रबड़। यहां पर भी रबड़ है और वहां पर भी रबड़ है। ठीक है, ये रबड़ क्या है? संश्लेषित है। प्रकृति में पाए जाने वाले को फिर मॉडिफाइड किया जाता है, संश्लेषित किया जाता है, उसको हम संश्लेषित बहुलक के रूप में प्रयोग करेंगे। ये यहाँ पर रबड़ है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो रबड़ होता है, इस रबड़ को प्राप्त करने के लिए, यानी ये रबड़ बनता कैसे है प्रकृति में, उसको हम थोड़ा सा एक समीकरण के द्वारा या अभिक्रिया के द्वारा देखते हैं। ये बनता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन में होते हैं 4 कार्बन, डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पर 2 वैलेंसी है, CH2 हो गया, और यहाँ पर इसके पास में क्या है? एक ही है, 2 अवयव हो गए, 2 ये कार्बन लग गए, तो एक हाइड्रोजन इससे लग जाएगा, 2 3 4, और इसके पास में 2 3 यानी एक और कम है, तो हम क्या करेंगे? इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे, CH2 डबल बॉन्ड। इस प्रकार से हमें हाइड्रोजन की पूर्ति करनी है, संयोजकता पूरी करनी है। 1 2 3 4 इस कार्बन की हो गई। इनके इसको बोलते हैं आइसोप्रीन। इस आइसोप्रीन के N अणु, N का मतलब होता है बहुत, क्योंकि ये बहुलक क्या होते हैं? बहुत लंबी श्रृंखला होती है। N अणु इसके काम में लिए जाते हैं। उनकी क्रिया जब होती है उसको हम कहते हैं, जिस प्रकार से होती है उसको हम कहते हैं बहुलीकरण। इसमें होता क्या है कि दोनों तरफ इस प्रकार से बंद लग जाएंगे, और यहां से ये बंद गायब होकर के बीच में आ जाएगा CH2। ये बाहर अणु है, इसका मतलब क्या है कि बहुत बड़ा अणु है, CH2
सॉरी CH2, फिर CH है, फिर C है, फिर CH2 है, और इसके बाहर अब क्या लग जाएगा, इधर और इधर, तो यानी कोई भी समूह आकर के ऐसा ही समूह है, यानी इसी के अणु आकर के जुड़ेंगे। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, N का मतलब क्या हो गया कि ये बहुत बड़ा अणु है, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, तो 5, 6, 7 ऐसे लगा देंगे। और ये क्या होगा कि इसी अणु को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। यहाँ पर अब इस कार्बन की वैलेंसी को चेक करते हैं कि ये 4 हो गई क्या, 2 और 1 3, यानी अब ये क्या हो गई, 1 2 3 4 हो गई। इधर वाले कार्बन की देखते हैं, 1 है और दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा ये है, तो क्या हो गया, 1 कम हो गया, तो यहाँ पर क्या होगी, इसमें डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, इधर इस कार्बन के पास में देखते हैं 2 है और 1 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। बाकी यहाँ पर क्या था, हमारा CH3 ग्रुप था, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इस हाइड्रोजन को हटा करके ये CH3 समूह लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या हो गया, ये इस कार्बन का देखिए 1 2 3 और 4 वैलेंस इसकी पूरी हो गई। तो इस प्रकार से हमने आइसोप्रीन से क्रिया करवाई, और अब क्या बन गया, ये आइसोप्रीन से प्राकृतिक रबड़ बन गया। ये जो रबड़ प्राप्त करते हैं, ये क्या होता है, इतना ज्यादा ठोस होता है कि इसमें जो थोड़ा सा भी उसको ऐसे किया जाए तो वो टूट जाता है। इसमें जो तन्यता होती है, यानी खींचे तो वो लंबा हो, ऐसा उसमें नहीं होता। इसके लिए क्या किया जाता है, इसमें एक विशेष पदार्थ मिलाया जाता है जिसको हम सल्फर कहते हैं, यानी इसको सल्फर विलयन में क्या किया जाता है, सल्फर के साथ में इसका विलयन बनाया जाता है। और इस विलयन से जब इसकी प्राप्ति होती है, इस विलयन से जब इसकी प्राप्ति होगी, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये जो अवयव होगा, ये क्या हो जाएगा, ठोस तो रहेगा, कम घिसने वाला बनेगा, कम घिसने वाला। अब तन्यता क्या हो जाएगी, इसकी अधिक हो जाएगी, तन्यता अधिक हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यास्थता का गुण भी होता है, प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी रबड़ को खींचते हैं तो जितना अधिक खींच सकते हैं उतना अधिक हम खींचेंगे, वो उसकी क्या कहलाएगी, प्रत्यास्थता कहलाएगी। ये जो प्राकृतिक रबड़ होता है, इसके अंदर ये प्रत्यास्थता क्या होती है, कम होती है, लेकिन जैसे इसको सल्फर के साथ में विलयन बना करके फिर इसका ठोस या रूप प्राप्त किया जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि इसके अंदर ये प्रत्यास्थता का गुण अधिक हो जाता है। यानी अब बना हुआ उत्पाद होगा, उसमें क्या विशेषता पाई जाएगी कि ये सल्फर के साथ में क्रिया करके अधिक प्रत्यास्थता और तन्यता वाला पदार्थ को निर्मित करेगा। एक इसके अंदर देखिए, इसमें हमने सल्फर मिलाया है। सल्फर मिलाने से पहले इसको क्या किया जाता है, जो लेटेक्स होता है, लेटेक्स या दूधीय पदार्थ होता है, उसमें एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। वो मिलाने के बाद में इससे ठोस पदार्थ प्राप्त होगा। इस ठोस को फिर क्या किया जाएगा, सल्फर के विलयन में डाला जाएगा, यानी सल्फर का विलयन बन जाएगा। ये इस ठोस यानी इस रबड़ को जब सल्फर के साथ में मिलाया जाता है तो उसको कहा जाता है वल्किनीकरण। वल्किनीकरण का मतलब क्या हुआ, जब हम प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के विलयन से सल्फर के साथ में इसका विलयन बनाया जाता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वल्किनीकरण कहते हैं। अब हम दूसरा इसका लेते हैं रूप। अभी जो लिया था बहुलक, वो तो प्राकृतिक था। अब संश्लेषित प्रकार है, उसके बारे में हम देखते हैं। बहुलक का दूसरा, अभी हमने लिया था प्राकृतिक, और अब हम लेते हैं संश्लेषित बहुलक। ठीक है, संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं, जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। इनको हम 3 प्रकार से देखेंगे। एक तो हम देखेंगे रेसे, ठीक है, दूसरा मैंने बताया था प्लास्टिक, और तीसरा मैंने बताया था रबड़। सबसे पहले हम रेसे देखते हैं।
रेसों में हम पढ़ेंगे 3 प्रकार के। एक तो होता है नाइलॉन, जिसको 6-6 कहा जाता है, ठीक है। दूसरा इसका प्रकार होता है नाइलॉन हो गया, दूसरा है टेरिलीन, और तीसरा है रेयोन। सबसे पहले हम इस रेयोन के बारे में देख लेते हैं। रेयोन जो होता है वो आपका बहुत ही सुलझा हुआ सा छोटा सा है, यानी इसको सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। रेयोन वाली प्रक्रिया हम देखते हैं कि इसको प्राप्त कैसे किया जाता है। रेयोन को प्राप्त करना, यानी ये तीसरा इसका रेशेका है जिसको हम पहले पढ़ रहे हैं। सेलुलोज लिया जाता है, उस सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सपोज कीजिए सेलुलोज को हम कागज से ले रहे हैं, यानी कागज को हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित करेंगे। उपचारित करने का मतलब क्या होता है, इसको साफ करना, इसमें जो भी अशुद्धियां होंगी उनको हम हटाएंगे। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब इसको शुद्ध कर दिया जाता है, उसके बाद में इसके अंदर हम एक अवयव मिलाते हैं जिसको हम कहते हैं CH2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में इसको क्या करवाया जाता है, विलयन प्राप्त किया जाता है। सेल्यूलोज प्लस CH2, इसका विलयन बन गया। इस विलयन को क्या किया जाएगा कि इस विलयन को एक ऐसे बर्तन में डाला जाएगा जिसमें छोटे छोटे छिद्र बने हुए चलनी है। उस चलनी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, सेलुलोज के साथ में कार्बन डाई सल्फाइड को मिलाकर के जो विलयन तैयार किया है उसके ऊपर हम उड़ेल देंगे। उड़ेलने से क्या होगा, नीचे से उसमें छन करके अवयव निकलेगा, और उस अवयव को हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा पात्र रखेंगे। उस पात्र के अंदर हमारे पास में रहेगा तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके अंदर ये क्या आ जाएंगे, इस प्रकार से इनके रेस से बन करके हमें प्राप्त हो जाएंगे। छन्ना हुआ भाग आएगा, उस छन्ने हुए भाग में क्या हो जाएगा, जैसे ये सल्फ्यूरिक अम्ल के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, रेसे से बन जाएंगे। रेसे का मतलब क्या होता है, धागे। धागे रूपी ये संरचना हमें प्राप्त होती है। अब हमने कहा है धागे, तो इसका उपयोग भी क्या होगा, धागों के रूप में, जैसे वस्त्र बना लिया या कोई दरियां बना ली, इस प्रकार से इसका उपयोग होता है। अब हम लेते हैं नायलॉन को, यानी ये इजी था इसलिए आपको ये पहले बता दिए। अब हमें नायलॉन को लेते हैं। नायलॉन में क्या होता है, 66 यानी 6 कार्बन वाले 2 अवयव लेने होते हैं। क्रिया वही होनी है बहुलीकरण की। कैसे होगी, थोड़ा सा ये आपको मुश्किल लगेगा लेकिन बहुत ही आसान है। इसके अंदर एक तो अणु होता है अम्लीय, यानी इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसको बोलते हैं एडिपिक अम्ल, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं इसका OH वाला भाग, जिसको हम बोलते हैं एमिनो समूह वाला भाग, जिसको हम बोलते हैं हेक्सा मैथिल डाई एमीन। डाई का मतलब 2 एक जैसे प्रतिस्थापी समूह है, इसलिए डाई एमीन, ठीक है। इन दोनों की क्रिया करवाई जाती है। 6 कार्बन, 4, 5, 6, और इसके भी क्या है, 6 कार्बन लिए जाते हैं। इन दोनों की जब क्रिया करवाई जाती है तो इससे तो OH निकलता है और इससे एक हाइड्रोजन निकलता है, यानी इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इधर इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके भी N अणु काम में लिए जाएंगे, यानी इसके आगे लिख रहे हैं N, और इधर भी N। सपोज कीजिए इधर इसके 7 अणु, N की जगह क्या आ जाएगा 7, इधर भी क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इनको आपस में क्रिया करवाई जाती है।
इधर से OH निकलेगा, इस H से क्रिया कर जाएगा यानी जल का अणु बनाएगा। इधर यहां से OH निकलेगा और इस हाइड्रोजन के साथ में क्रिया कर जाएगा और जल का अणु बना देगा। अब इसकी प्राप्ति कैसे होती है, यानी पॉली के रूप में ये कैसे प्राप्त होता है बहुलीकरण की क्रिया के फलस्वरूप। इसको हम आगे एरो लगा देंगे और एरो लगा करके इसका जो उत्पाद है उसको हम देखेंगे। CO CH2 ऐसा कैसा आ जाएगा, 4 है, फिर CO और ये ऐसा कैसा रह जाएगा। ठीक है, ये इसका एक डंडी यानी OH निकल गया तो एक O बच गया और ये CH2 ऐसा कैसा लिखा जाएगा। अब आगे वाले इसके साथ में हम जोड़ते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया और सिर्फ क्या बचा HN और फिर ये CH2 का होल 6 हेक्सामेथिल है और इधर भी क्या बच गया NH बच गया, एक हाइड्रोजन निकल गया और ये इसका बंध लग गया और इसका ये पॉली यानी N श्रृंखला इसमें प्राप्त हो जाती है। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान है। 6 कार्बन वाला यौगिक है, एडिपिक अम्ल है, उसके N अणु लिए जाते हैं, हेक्सामेथिल डाई एमीन के 6 अणु लिए जाते हैं। उन दोनों को जब आपस में क्रिया करवाई जाती है तो हमें ये कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, यहाँ ऐसे हमें दिखाना नहीं है, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए है कि इस प्रकार से मैंने यहाँ पर गोला बना दिया, सिर्फ ये आप लोगों को समझाने के लिए। इधर ये हाइड्रोजन और इधर ये हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें अब क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन इस समूह से कम होगी, एक इससे कम होगी, इससे OH कम हो गया और इधर इससे OH कम हो गया। इस प्रकार से ये अवयव प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है, नाइलॉन 66 है। इसका उपयोग कहाँ होता है, नाइलॉन है तो नेचुरल वस्त्र बनाने के काम में लिया जाता है। ठीक है, अब दूसरा वस्त्र बनाने के काम में भी लिया जाता है, मशीनों के गियर और बियरिंग होते हैं उनमें इसका उपयोग होता है, कपड़े बनाने हैं, रस्सियां बनानी है, ब्रश है, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। अब दूसरा अवयव, इसमें तीसरा अवयव बचता है टेरिलीन। फटाफट इसको और देख लेते हैं, बहुत इजी है। टेरिलीन में भी क्या होता है, एक अम्ल होता है और एक होता है एथिलीन ग्लाइकोल। टेरिलीन ये जो अम्ल होता है उसको टेरिथेलिक अम्ल कहा जाता है। इस प्रकार से बेंजीन रिंग बनानी है, ये बेंजीन रिंग है, षटभुज है। ठीक है, और इधर इसमें OH और इधर इसमें OH, इसको टेरिथेलिक यहाँ लिख देती हूँ, टेरिथेलिक अम्ल है। इसकी क्रिया एथिलीन ग्लाइकोल से होती है, CH2 OH। ठीक है, CH2 इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। अभी हमने देखा था इसके N अणु लेने हैं और इसके N अणु लेने हैं। यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से HH निकल जाएगा। ठीक है, ये H निकल जाएगा। अब क्रिया क्या होगी, यहाँ पर क्या बचा, ये बचा, ये निकल गया तब, और यहाँ पर क्या बच गई, ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पर CO ये निकल गया, ये रह गया, इधर से H निकल गया तो क्या बचा N, CH2 और O। इसके साथ में ये प्रतिस्थापी समूह लगने वाला अवयव, इसके N अणु, इसके N अणु लिए, जितनी संख्या में ये लिया जाएगा उतनी संख्या में ये होगा और फिर इससे ये पदार्थ बनता है। इसका नाम होता है पॉली एथिलीन टेरेथेलिक अम्ल लिया था, टेरेथेलेट बनेगा, टेरेथेलेट। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, टेरिलीन होता है।
यानी ये टेरिलिन बनने की क्रिया है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है? वो ये वस्त्र और बनाने के काम में आता है। एक इसका उपयोग होता है, नाव होती है उसमें एक रबड़ सा लगा रहता है तिरछा, उसको उसके पाल कहा जाता है, उसमें इसका उपयोग होता है। चुंबकीय टेप होती है, वहां होता है। उसके अलावा जो पहले समय में वो कैसेट चलती थी, उसके जो रील होती थी, फिल्म जिसको बोलते हैं स्ट्रिप, उसमें उसको काम में लिया जाता है। ठीक है, अब फटाफट ये रेसिपी हो गया। प्लास्टिक को देखते हैं। प्लास्टिक में क्या है? 3 प्रकार के हम देखेंगे, 4 प्रकार से प्लास्टिक। कौन कौन से हैं? पीवीसी नाम सुना होगा, पॉलीथीन नाम सुना होगा, PAN नाम सुना होगा, और एक होता है स्टीरीन, पॉलीस्टीरीन। अब इनको प्राप्त कैसे करते हैं? सब चारों एक जैसे हैं, सिर्फ एक अवयव का अंतर आएगा। सबसे पहले हम पॉलीथीन को लेते हैं। ठीक है, सभी जानते हैं पॉलीथीन इससे बना हुआ है, यानी इसके N अणु है। क्या है ये? एथीन है। पॉलीथीन यानी एथीन, एथीन के N अणु। कौन सी क्रिया होगी? बहुलीकरण की। ठीक है, बहुलीकरण की क्रिया हुई और क्या बन गया इसका? CH2 और यहां से ये समूह निकला, यहां से ये समूह निकला। कुछ नहीं हुआ, एक डबल बॉन्ड हटा है और दोनों तरफ प्रतिस्थापी समूह के लिए ये लग गया। इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीथीन बोलते हैं। ये तो एथीन है और ये पॉलीएथीन है। पॉलीथीन, इसका उपयोग क्या होता है? सामान और लेकर आते हो, पता है इसका उपयोग पॉलीथीन का। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं पीवीसी। पीवीसी का नाम होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। इसको भी आप लोगों ने देखा है, तार और होते हैं, उनके बाहर की तरफ प्लास्टिक का जो कोट होता है उसको पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। विद्युत रोधी होता है, इसलिए तार जो सप्लाई के तार होते हैं उनके बाहर इसका कोट लगाया जाता है सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये दूसरा पीवीसी वाला ले रहे हैं। इसको कैसे बनाया जाएगा? सेम यही अवयव है, सिर्फ हमें जोड़ना क्या है? CH2। अब डबल बॉन्ड नहीं रह करके CH2 क्या बन जाएगा? इससे एक क्लोरीन है तो ये क्लोरीन इससे जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? डबल बॉन्ड, एक यहाँ से H हमने हटा दिया, इसके N अणु भाग लेंगे और बनेगा क्या? CH2 CH Cl, और यहाँ से क्या लग जाएगा? दोनों तरफ से एक एक समूह है और ये N, यानी ये क्लोरीन का अवयव है। इसको क्या बोलेंगे? ये तो है विनाइल से बना हुआ, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड। और इससे जो ये अवयव बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे? इधर N लग गया और क्रिया कौन सी हुई? वही बहुलीकरण की क्रिया। ठीक है, N इधर लग गया तो इसको क्या कह देंगे? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। तीसरा अवयव PAN, इसका नाम होता है पॉली एक्रिलो नाइट्राइड, नाइट्रिल है। तो अवयव तो ये रहना है, यानी इसके CH2 CH और नाइट्रिल यानी साइनाइड समूह इससे लग जाएगा। ठीक है, इसकी वही क्रिया सेम है, CH2 CH और यहाँ पर क्या लग जाएगा? साइनाइड HN वाला समूह लग जाएगा। इधर ये लग गया और ये क्या हो गया? सिर्फ कितना अंतर है? यहाँ पर H लगा हुआ था, यहाँ पर क्लोराइड है, यहाँ पर CN यानी साइनाइड समूह है। और इससे जो अवयव प्राप्त हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? पॉली एक्रिलो नाइट्रिल। ठीक है, साइनाइड है, इसका नाम अगर हम दे तो क्या नाम होगा? एथिन साइनाइड, इसका पॉलीएथिन साइनाइड। और इसका दूसरा नाम क्या होगा? PAN, पॉली एक्रिलो नाइट्रिल। ठीक है, चौथा बच्चा है हमारा
पॉलीस्टीरीन, स्टाइरीन भी बोलते हैं, स्टाइरीन। ठीक है, इसको प्राप्त कैसे किया जाएगा? होगा यही, लेकिन अब क्या जुड़ जाएगा? बेंजीन जुड़ जाएगा। इससे समूह है, ये एन है और इसका बहुलीकरण होगा। बहुलीकरण से क्या बन जाएगा? CH2 CH C6H5। ये इधर समूह है, इधर समूह है, और इसके क्या बन गए? ये एन बन गए। इसको क्या कहेंगे? पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, ये अवयव हमें इससे प्राप्त होता है। PAN का कार्य नहीं बताया आप लोगों को। इसको कहाँ पर काम में लिया जाता है? पॉलीएक्रिलो को स्वेटर है, ऊन है, इनके धागे बनाने के काम में लिया जाता है। यानी कुछ एक्रिलोज होते हैं जिनमें ये रेसे इनके रेसे डाल दिए जाते हैं, जिससे उनमें दब जाती है रुई, वैसी स्थिति नहीं आती, सॉफ्ट रहता है। पॉलीस्टाइरीन जो है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे चाय के कप होते हैं उनमें किया जाता है, प्लास्टिक वाला होता है। बोतल होती है, उसके ढक्कन बनाने के काम में लिया जाता है। कुल मिलाकर इसको ये कह सकते हैं कि आजकल जो फाइबर चल रहा है वो इसी से बना हुआ होता है। ठीक है, अब एक और इसमें बच गया है प्लास्टिक के बाद में। तीसरा जो इसका संश्लेषित भाग था वो था संश्लेषित रबड़। संश्लेषित रबड़, रबड़ कह सकते हैं, रबड़ कह सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा इसका भाग है। ये दो प्रकार का होता है, ब्यूना S और ब्यूना N। प्राप्त कैसे होता है? ब्यूना का मतलब होता है 2,3 डाई मिथाइल या मेथिन, मिथाइल, डाई मिथाइल, और 1,3 डाई या ब्यूटाडाइन कह सकते हैं, डाई ब्यूटाइन। ठीक है, ब्यूटाइन, ब्यूटाडाइन भी कह सकते हैं। यानी दो इसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड वाली स्थिति है। डाई मिथाइल या मेथिल कह सकते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर यही है। इसके अंदर क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था स्टीरीन, वो उपस्थित होता है। और इसमें क्या होता है? नाइट्रिल समूह वाला, यानी एक्रिलो नाइट्रिल, ये उपस्थित होता है। ठीक है, तीसरा इसके अंदर ये ब्यूना का मतलब होता है ब्यूटाडाइन। ठीक है, और Na का मतलब होता है सोडियम। ब्यू से ब्यूटाइन, और Na से क्या होगा? सोडियम उत्प्रेरक। सोडियम उत्प्रेरक से लिया गया। इसको बनाते कैसे हैं? इस अवयव को लिया और सोडियम की उपस्थिति में क्या किया जाएगा? इसको, सोडियम उत्प्रेरक है, इससे इसको इसकी उपस्थिति में इसका संश्लेषित किया जाएगा। इसका नाम क्या होगा? 2,3 डाई मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। स्टीरीन से प्राप्त होने वाला, या फिर एन का मतलब होता है एक्रिलो नाइट्रिल से प्राप्त होने वाला। इनका उपयोग मोस्टली तेल की जो टंकियां होती है उन टंकियों को बनाने के लिए, तेल जहां से निकाला जाता है उस नल को, उस पाइप को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जहां पर ज्यादा सेफ्टी होती है, जहां पर लीक होने की संभावनाएं कम रहती है, उस जगह इसको उपयोग में लिया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।